किसी के घर में भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, घूसखोरी करके पैसा लाया हुआ होता है, तो बच्चे भी वैसा ही काम करते हैं। तो इन चीज़ों से निकलना, चाहे आपकी नज़र में सही हो, गलत हो, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इन चीज़ों से निकलने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सहज भाव को अपनाना पड़ेगा और थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ेगी सच्चाई को मानने में, जानने में और उसको रखने में। जब थोड़े से आपके विचार क्रांतिकारी होंगे, आपकी सोच क्रांतिकारी होगी और पटरी से हट के आप सोचना शुरू करेंगे, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी इस विचार में। और अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो फिर आपको एक अच्छे और सच्चे गुरु की आवश्यकता है। जब टीन एज में बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कह रहा होता है, पेरेंट्स की बात वो समझ नहीं रहा होता है, पेरेंट्स उसके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर पा रहे होते हैं और दोनों में ही बहुत बड़ा गैप आ जाता है। वैसे ही जनरेशन गैप बहुत तगड़ा होता है, फिर और जनरेशन गैप आ जाता है, जिसमें फादर तो जो होते हैं वो अकड़ का प्रतीक होते जाते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं इस बात को, तो अपने बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में उनको ले जाते हैं और यहीं से ही फिर शायद हो सकता है कि वो सत्यता के नज़दीक भी जा सकें। उसको ये संगति मान लेते हैं, उस संसारी दुनिया को ही सब कुछ मान करके उन सब लोगों के साथ संगति कर लेते हैं, फिर वो जीवन के साथ कुछ भी कर रहे हों। कोई पैसा कमाने में पागल है, कोई भ्रष्टाचार करने में पागल है, कोई गुंडा बदमाशी करने में पागल है, कोई इसका खा जाऊँ, उसका खा जाऊँ, इसने ये किया, या कोई किसी से लड़ने में पागल है। तो फिर ये सारी संगतियाँ जब उसके सर पे चढ़ती हैं, तो फिर बच्चे के अंदर पूरी तरह से वही चीज़ विद्यमान हो जाती है। इसमें एक छोटे बच्चे का कोई भी कसूर नहीं होता। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार एक और पॉडकास्ट के साथ। विषय जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँ पूरे जीवन में आपके साथ जुड़ा रहेगा। और हमारे साथ हैं आपकी हर बात का जवाब देने वाले सत्य पर आधारित अनमोल। अनमोल, एक शब्द है संगत। क्या इसका मानव जीवन पर कोई प्रभाव है? देखिए, संगत का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वैसे मैं शाब्दिक अर्थ पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा, तो ना तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, ना मैं अपना उत्तर लोगों तक रख पाऊँगा। संगत का असली अर्थ ये है, सम प्लस गत, साथ-साथ गति करने वाला। तो गति जो इंसान की होती है, वो दो तरफ़ा होती है। कई बार मैंने बताया, एक बाहर की तरफ गति है संसारिक जीवन में और एक आंतरिक गति है। तो जो संगत का प्रभाव है, वो क्यों नहीं पड़ेगा? वो 100% पड़ेगा। चाहे आप बाहर गति कर रहे हैं, चाहे आप अंदर गति कर रहे हैं। अब अंदर गति वाले का तो प्रभाव पड़ता है उस परम सत्य का, वो उसकी तरफ जा रहा है, उसका ध्यान उस तरफ है, उसकी नज़र उस तरफ है। लेकिन जिनकी गति सांसारिक जीवन की तरफ है, जो इसी आपाधापी में लगे हुए हैं, जो मैटेरियलिस्टिक जीवन की तरफ लगे हुए हैं, उनका पूरा ध्यान जाएगा बाहरी लोगों के ऊपर। बाहरी चीज़ें, बाहरी चकाचौंध उनको आकर्षित करेगी। अब संगत किसी की भी हो सकती है। संगत शब्द सुनते ही किसी आदमी का ध्यान में आता है या किसी भी इंसान का ध्यान में आता है कि उनके साथ हम बैठे हैं, तो उनकी संगति हो गई, उनका संगत हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी जगह पर भी हम बैठे हैं, अगर हम डिस्क में बैठे हैं, अगर हम होटल में बैठे हैं, तो उसके वातावरण का भी हम पे असर होगा। तो किसी भी तरह से हम जहाँ पे भी मौजूद होते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अब सांसारिक जीवन होगा, तो बाहर के लोगों का असर होगा, बाहर की चीज़ों का असर होगा, और आध्यात्मिक अगर जीवन है, तो फिर हमारा जो संगत है, वो उससे होगा जो परम सत्य है। संगत का उम्र से कोई संबंध है क्या? अलग-अलग उम्र में अगर आदमी कोई संगत करता है अच्छी-बुरी, तो क्या उसका उम्र के हिसाब से कम-ज़्यादा असर होता है? पहली चीज़ तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छे-बुरे का कोई पैमाना नहीं है। अच्छी-बुरी बात ना बताते हुए मैं आपको सिर्फ़ ये कहूँगा कि संगत तो एक छोटे बच्चे की अपनी माँ से भी हो जाती है और उससे पहले उस सोर्स से उसकी संगत है, जो परम सत्य है। लेकिन अगर हम सांसारिक दुनिया की बात करें, तो जिस दिन से वो माँ से जुड़ जाता है, तो माँ की संगत भी उसको प्रभावित करती है। अब ये माँ पे डिपेंड करता है कि उसका ऑरा कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। अगर उसका ऑरा बिल्कुल प्योर है, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी, उसका अध्यात्म या सांसारिक दुनिया में भी उसका रहन-सहन अगर बिल्कुल क्लियर है और सत्य के नज़दीक है, तो ज़रूर उसकी संतान पर भी संगत का असर पड़ेगा। तो संगत का असर जब एक छोटे से बच्चे पर पड़ रहा है, एक पैदा होने वाले बच्चे पर पड़ रहा है, तो फिर किसी भी उम्र में पड़ सकता है। और संगत का असर इतना ज़्यादा पड़ता है कि इंसान ज़्यादातर स्थिति में अपने उस इंटरनल सोर्स को भूल जाता है और उस संगति के चक्कर में अपने आप को भूल करके उसी में ही बह जाता है। लेकिन जो बच्चा होता है, उसका तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसको तो एक संगत जो मिलती है, वो पैदाइशी मिलती है। देखिए, एक मैट्रिक्स का खेल है। लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभाव होता भी है क्या? हर किसी पे एक-दूसरे का प्रभाव है। जब तक बाहरी सोर्स हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता, तब तक हम सेम दिशा में गति करते रहते हैं। कई बार ये भी बहस छिड़ती है,
बुद्धिजीवियों के बीच में कि ग्रह नक्षत्रों का भी हमारे ऊपर प्रभाव है क्या? मैं कह रहा हूँ कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, कम ज़्यादा कैसे भी। वो डिपेंड करता है कि आपका जो सोर्स है वो उससे कितना रिलेटेड है। तो प्रभाव तो हर किसी का पड़ रहा है, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अगर माँ-बाप हमारे केंद्र के बिल्कुल नज़दीक हैं तो प्रभाव उनका पड़ेगा। फिर कोई दोस्त हमारे नज़दीक आएगा, प्रभाव उसका पड़ेगा। ठीक उसी तरह इस प्रकृति में कैसी भी कोई चीज़ हो, इस प्रकृति में कुछ भी हो, सबका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। तो अच्छे-बुरे की तो बात है ही नहीं। बच्चे ने जन्म लिया है, वो पता नहीं कितनी यात्राएँ तय करके आया है, पता नहीं किस जगह उसने जन्म लिया है, पता नहीं किस धर्म में उसने जन्म लिया है, पता नहीं गरीब परिवार में लिया है, अमीर परिवार में लिया है। तो जैसी भी स्थिति में उसने जन्म लिया है, उसका प्रभाव उस पे पड़ता है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी चेतना जब आगे बढ़ती है, उसको होश आता है और वो अपने सोर्स के नज़दीक जाता है, तब उसको ये समझ में आने लगता है कि आखिर हकीकत क्या है। तो कुछ लोग तो खुद के उस सोर्स से संगत कर लेते हैं, तो वो सब कुछ समझ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उसको ही संगति मान लेते हैं, उस संसारिक दुनिया को ही सब कुछ मान करके उन सब लोगों के साथ संगति कर लेते हैं। फिर वो जीवन के साथ कुछ भी कर रहे हों, कोई पैसा कमाने में पागल है, कोई भ्रष्टाचार करने में पागल है, कोई गुंडा बदमाशी करने में पागल है, कोई इसका खा जाऊँ, उसका खा जाऊँ, इसने ये किया या कोई किसी से लड़ने में पागल है। तो फिर ये सारी संगतियाँ जब उसके सर पे चढ़ती हैं, तो फिर बच्चे के अंदर पूरी तरह से वही चीज़ विद्यमान हो जाती है। इसमें एक छोटे बच्चे का कोई भी कसूर नहीं होता। बहुत गहरी बात है कि बच्चा जब जन्म लेता है, उसको कैसा वातावरण मिलता है, उसमें ग्रह, नक्षत्र, पुनर्जन्म बहुत गहरी चीज़ है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखते हैं अनमोल, तो बच्चा या लड़का जो है, वो टीनेज के बाद में कॉलेज वगैरह में जाता है पढ़ाई के लिए, तो अक्सर उसको पेरेंट्स है या वेल विशर ये बोलते हैं कि बुरी संगत से बचना। उसका क्या मतलब? पहली चीज़ तो बुरी संगत आप किसको कहेंगे? जो उस बच्चे को कह रहे हैं कि बुरी संगत से बचना, क्या उनकी संगत ठीक थी? ये कौन तय करेगा? क्या माँ-बाप सही दिशा में थे? इसीलिए मैंने आपको कई बार बोला सही और गलत कुछ भी नहीं है, सत्य और असत्य है। माँ-बाप को ऐसे बोलना चाहिए कि तू स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, तो करने क्या जा रहा है? तो बच्चा उनसे क्या बोलेगा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाके कुछ और कर रहा है। तो यही तो है सत्य-असत्य। अगर उसके दिमाग में क्लैरिटी है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं पढ़ूँगा ही, तो पेरेंट्स को वो क्लियर बताएगा, फिर उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स समझ ही जाएँगे और क्या पेरेंट्स को पता नहीं होता क्या कि हम कितना भी इसको समझा लें, कितना भी इसको बता लें, लेकिन इसको जो करना है वही करेगा। तो हकीकत ये है कि सही-गलत का पैमाना तो कोई तय ही नहीं कर सकता, लेकिन सत्य-असत्य की बात हो सकती है कि जो काम जो करने जा रहा है, वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अक्सर आप देखेंगे जब टीन एज में बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कह रहा होता है, पेरेंट्स की बात वो समझ नहीं रहा होता है, पेरेंट्स उसके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर पा रहे होते हैं और दोनों में ही बहुत बड़ा गैप आ जाता है। वैसे ही जनरेशन गैप बहुत तगड़ा होता है, फिर और जनरेशन गैप आ जाता है, जिसमें फादर तो जो होते हैं वो अकड़ का प्रतीक होते ज़्यादातर। कुछ लोग समझ जाते हैं इस बात को तो अपने बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में उनको ले जाते हैं और यहीं से ही फिर शायद हो सकता है कि वो सत्यता के नज़दीक भी जा सकें। वातावरण और संगत, दोनों का शाब्दिक अर्थ तो अलग-अलग दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखते हैं, वो एक सा होता है। जैसे एक कोई कम बुद्धि का लड़का, जिसने वातावरण ज़्यादा देखा हुआ नहीं है, शहर में जाता है और वहाँ जो पहले से ही लोग रहते हैं, जो ट्रेंड कहे जा सकते हैं, धूर्त हैं या स्वार्थी हैं, उनको जब वो लड़का मिलता है, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसकी जो साधारण बुद्धि है, उसको बहका कर अपनी संगत में उसको सांसारिक रूप से दारू पिलाना, कहीं चोरी का रहता है, कहीं अपराध का रहता है। सामाजिक रूप से मेरा ये पूछना था कि जो साधारण सा लड़का गया है, उसको जो पहले से ट्रेंड लड़के, क्या वो बुरी संगत कहलाएगी अगर वो उनके रास्ते पर जाता है तो? आपने बोला संगत और वातावरण, ये एक-दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं कि संगत को तो आप मान लीजिए स्कूल और वातावरण को मान लीजिए यूनिवर्सिटी। यानी संगति एक व्यक्ति की, 2 व्यक्तियों की हो सकती है। आप संगत को वातावरण कह सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर ऐसे बोलेंगे ना कि संगत ही बड़े रूप में जब सामने आती है तो वातावरण बना लेती है। फिर वहाँ से अगर वो संगत गायब भी हो जाती है, तो भी उस जगह का वातावरण बन जाता है। 1 व्यक्ति से, 2 व्यक्ति से, 3 व्यक्तियों से मिल-मिल के वो एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है और फिर वो वैसा ही असर डालता है, जैसा वो करवाना चाहता है। कि गलत-सही का पैमाना क्या है? दारू पीना गलत है कि सही है? ये कौन है तय करने वाला? चोरी करना सही है, गलत है, ये कौन है तय करने वाला? मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहूँगा कि असर तो होता ही है। ये तो इंसान को अपने सोर्स से जुड़ के पता चलेगा कि मुझ पे कोई काबू कर पा रहा है क्या? जनरली लोग नौकर बुद्धि के मालिक हो गए हैं। नौकर कैसे हो गए हैं? ज़रा-सा भी उनको ट्रिगर किया या ज़रा-सा भी उनका रिमोट दबाया और वो बस उनकी जैसे व्यवहार करने लगते हैं। दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। अब दूसरों से प्रभावित होने में 2 पक्ष हो सकते हैं। एक तो उनसे इम्प्रेस हो जाएँ, वाओ! क्या चीज़ है, मज़ा आ गया। या एक उनसे अपने मन को डैमेज करवा लें।
अरे यार! इसने मुझे परेशान कर दिया, दिमाग खराब हो गया। दोनों ही जो स्थितियाँ हैं वो इतनी डेंजरस हैं, व्यक्ति को हिला के रख देती हैं और वो जो व्यक्ति है वो होने नहीं देती कि वो आखिर में क्या है। उसकी रियलिटी को भंग कर देती हैं, चाहे वो अच्छी स्थिति में हो, चाहे बुरी स्थिति में हो। तो व्यक्ति को अगर इस चीज़ से बचना है, अब आप सोचेंगे बचना क्यों है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चलने दो फ्लो में। नहीं, असली फ्लो अलग होता है और दूसरे के वातावरण से बनाया हुआ फ्लो अलग होता है। आप एक बहुत शानदार फ्लो में चल रहे हैं, बड़ा आनंद में हैं, मज़ा आ रहा है, एन्जॉय हो रहा है और अचानक दूसरों ने आके आपकी ज़िंदगी में कलह डाल दी, बदतमीज़ी करने लगे, आपको मारने लग गए, तो फिर इसमें आपका क्या कसूर है? बाहरी जो ताकत है वो आकर के आपको प्रॉब्लम में ले आती है। ठीक इसी तरह आपकी प्रशंसा कर देगा कोई बाहर से, तो आप चौड़े हो जाएँगे शानदार तरीके से। या वो कुछ बहुत तगड़ी चीज़ कर रहे हैं, आप उनको देख कर के वही चीज़ करने लग जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र में वो तगड़ी है, उनकी नज़र में वो तगड़ी है। वो हकीकत में तगड़ी है कि नहीं है ये कौन देखेगा? तो असर वाली बात तो ये है कि अच्छे और बुरे का असर नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि आप सच्चाई से दूर हो जाते हैं क्योंकि आपको सच्चाई जानने का, सच्चाई महसूस करने का अवसर ही नहीं मिलता जब हर कोई आपके ऊपर काबू कर लेता है। कभी-कभी टीनेज क्रॉस करके जब लड़का जवान होता है, उस वक़्त वो कन्फ्यूज़ होता है कि मुझे क्या बनना होता है। अगर वो मंदबुद्धि है, तो भी कभी-कभी वो अच्छे पढ़ाकू लड़कों के बीच में रहता है, तो उसका भी पढ़ने का मन होता है और उसकी बुद्धि जागृत होती है, तो वो भी कलेक्टर, बड़ा ऑफ़िसर वग़ैरह जो भी बनना चाहे, वो बनता है। अगर वो ही मंदबुद्धि लड़का नए पढ़ने वालों में रहता है, तो वो फिर उतना बन नहीं पाता है। तो इसका आप क्या समझते हैं कि किसी भी बच्चे को अच्छी संगत में डाला जाए? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ हो ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। बम वो खतरनाक नहीं है इंसानियत के लिए जो तेज़ फटता है। बम वो खतरनाक है इंसानियत के लिए जो कन्फ्यूज़ करता है, कि ये फटेगा कि नहीं फटेगा? फटेगा, नहीं फटेगा? इंसान फिर चेक करने जाता है उसको, अरे फट तो नहीं रहा। छोटे-छोटे बच्चे जब बम चलाते हैं, पास आकर के देखते हैं और वो ऐसी स्थिति में फटता है जब इंसान बिल्कुल उसके पास चला जाता है। तो इंसान को भी ऐसा नहीं होना कि ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। कन्फ्यूज़न वाला इंसान ज़्यादा डेंजरस है। सही करने वाला इंसान डेंजरस नहीं है, गलत करने वाला इंसान भी डेंजरस नहीं है, लेकिन डेंजरस वो है जो बार-बार फ्लक्चुएट होता है। आप देखना या तो कभी लाइट चली जाएगी, तो पूरी तरह से या तो चली जाएगी या फिर पूरी तरह से चालू ही हो जाएगी। ये लाइट प्रॉब्लम कौन-सी करती है? जो फ्लक्चुएट होती है। जब वो फ्लक्चुएट होती है, तो फिर फ्यूज़ होने के या पूरी जो लाइन है वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंसान को भी ये समझना चाहिए कि वो फ्लक्चुएशन ना रखे, जो भी काम करे स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये फ्लक्चुएशन क्यों आता है लोगों में? ये समाज का बनाया हुआ है। समाज उनको ये सब बातें बताता है कि ऐसा करोगे तो ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो बुरा हो जाएगा। जैसा कि आपने बोला कि देखिए वो संगत तो बहुत बढ़िया हो सकती है जब एक कमज़ोर बच्चा है और वो अगर अच्छों के बीच में लग गया, तो बड़ा अफ़सर बन गया या कुछ और अच्छा बन के अपना जीवन उसने बिता लिया। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपके हिसाब से वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर का सोर्स क्या है? उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, उसको वो बनना ही नहीं था। कभी-कभी मैं आपको बताऊँ, लोगों की संगत के कारण कई लोग वो काम करने लग जाते हैं जो वो कर रहे होते हैं और फिर वो उसी काम में आगे ही बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर एक समय बाद है ना, अंदर से जी मचलाता है। बड़ी-बड़ी उम्र के लोगों का जी मचलाता है और फिर वो सोचते हैं, यार ये काम करने के लिए तो हम बने ही नहीं थे, हमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा इस काम में। लेकिन सिर्फ़ उसको देख के ये काम करने लग गए थे। डिस्क में क्या होता है? ये पूल पार्टीज़ में क्या होता है? किसी को भी ले जाके खड़ा कर दो, काम उनको करना नहीं है। सब सारे नंगे हो जाओ और पूल पार्टी में नाचो, एन्जॉय आ रहा है, सब एक-दूसरे को देख रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि यही एन्जॉयमेंट होता है, इसको चुपचाप एन्जॉयमेंट मान लो। किसी को आ रहा भी नहीं है ना, तो भी वो जान-जान के दिखाएगा, हे, हू करेगा। डिस्क में जाके ज़बरदस्ती नाच रहे हैं, तेज़ म्यूज़िक बजा दिया। उनको एन्जॉयमेंट नहीं आ रहा तो उनको कुछ सुंघा दो, कुछ उनको पिला दो। तो आखिर एन्जॉयमेंट है क्या चीज़? वो उसके ऊपर थोपा जा रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि पढ़ लिख के तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, ये गारंटी नहीं है साहब कि यही सत्य चीज़ है। उसको फ्री छोड़ना पड़ेगा और लोगों को फ्लक्चुएट होना बंद करना पड़ेगा, छोटी उम्र से ही। जो करना है जो करो, अपने आप उसको मौका देना चाहिए कि तेरे साथ गलत भी हो जाए तो उठ के खड़ा हो जाए। क्या ये गारंटी है जो बन जाते हैं उनके जीवन में गलत नहीं होता? बन के भी उनके जीवन में गड़बड़ हो जाती है और बल्कि उनके जीवन में ज़्यादा गड़बड़ होती है क्योंकि जो बन जाते हैं वो ऊपरी सीढ़ी पे चले जाते हैं, फिर नीचे आने में उनको दिक्कत होती है। तो उनके जीवन में प्रॉब्लम ज़्यादा सामने आती है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा अच्छे-बुरे का पैमाना कोई तय नहीं कर सकता। सिर्फ़ ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अपने तजुर्बों को अपनी सच्चाई के साथ देखिए और कम से कम फ्लक्चुएट मत होइए। संगत में जो माइंड सेट हो जाता है, एक लंबे अरसे तक चलता है, लेकिन कभी-कभी देखने में आता है कि दुनियादारी के हिसाब से बुरी संगत में या एक माइंडसेट उसका हो गया, क्या वो कभी बदल सकता है दूसरी संगत में? हर पल बदल सकता है, हर पल। हर इंसान को, चाहे वो अच्छी संगत में हो, चाहे बुरी संगत में हो, उसको स्वयं की संगत करनी चाहिए या फिर उन लोगों की संगत करनी चाहिए, जो वाक़ई में हीरे हैं, जो वाक़ई में प्योर हैं। अब ये तो जानने वाला चाहिए ना, शॉट मारने वाला बड़ा नहीं होता, कैच करने वाला बड़ा होता है। 50 शॉट मार लिया, आउट ही नहीं हो रहा, वो पकड़ रहा ही नहीं है। कितनी बारी टीचर बच्चों को समझा रहा है, वो कैच ही नहीं कर रहे। कितनी बारी गुरु समझा रहा है, लोग समझ ही नहीं रहे। तो बड़ा वो होता है जो समझता है, जो ग्रहण करता है। तो आखिर लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सच्ची संगत क्या है? अगर सच्ची संगत को नहीं समझेंगे,
तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मैं कहता हूँ कि सबसे सच्ची संगत तो खुद के अंदर प्रवेश करना ही है। अगर खुद के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, तो आप बाहरी दुनिया की तरफ देख कर के ऐसे गुरु बना लीजिए, जो वाक़ई में आपको दिखता है कि ये वाक़ई में सच्ची संगत में है, खुद स्वयं से। अब ये तो फिर आपकी पार की नज़र होनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा और जैसा कि आपने पूछा कि चेंज हो सकता है क्या? हर पल चेंज हो सकता है इंसान में, एक ही क्षण में पूरी उसकी दुनिया बदल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बुरी संगत, अच्छी संगत सबके बीच में आपको रहना होता है। आप समाज में हैं, उसके एक कैरेक्टर हैं, आप समाज से बाहर नहीं रह सकते। उनके बीच में रहना ही पड़ेगा जिनको लोग अच्छा बताते हैं, बुरा बताते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि उसमें कमल की तरह से रहो, दोनों के बीच में आपका अपना अस्तित्व हो। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, आप मुझसे बार-बार सांसारिक दुनिया की संगत की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि उसमें खुद में इतनी प्रगाढ़ता आ जाए, उसकी संगत खुद से हो जाए और उस सत्य के सोर्स से हो जाए। अब सत्य का सोर्स क्या है? क्या सत्य का सोर्स सांसारिक दुनिया पे काम नहीं करता? ये भी तो एक सत्य है, दुनिया है तो ये भी तो सत्य है। आप बार-बार ये बोलेंगे चेतना पे काम करो, बाहर की दुनिया बेकार है, ये भी तो सत्य है ना, ये भी तो दिख रही है। हम भी दिख रहे हैं, वो भी दिख रही है, सब कुछ है ना, इसी अस्तित्व में है ना। तो यदि वो खुद से जान गया कि क्या चीज़ सत्य है, फिर कैसी भी संगति उसके सामने रख दीजिए, कीचड़ रख दीजिए, अच्छा पानी रख दीजिए, बहता पानी, कैसा पानी, कैसी भी स्थिति रख दीजिए, वो कमल की तरह से ही रहेगा। तो ये सच्ची बात है कि खुद से अगर ताकत आ जाए, तो फिर उसके असर ही नहीं पड़ेगा। मुझे तो याद ही नहीं है कौन से व्यक्ति ने मेरे ऊपर कभी प्रभाव डाला हो। मैं तो किसी से प्रभावित हुआ नहीं। हाँ, लेकिन जब मुझे खुद को समझ में आ गया, उसके बाद जो वाक़ई में हीरे हैं इस दुनिया के, जो इस प्रकृति में या इस सांसारिक दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया या आज भी हैं ज़िंदा, मैं उनसे प्रभावित तो नहीं बल्कि अपनी बात से जोड़ करके उनको रिलेट कर लेता हूँ और मुझे क्लियर हो जाता है। 2 दूनी 4 इधर भी, 2 दूनी 4 इधर भी, बात खत्म। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि कमल जैसे रहता है वैसे ही इंसान को रहना चाहिए। फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, कैसा भी इंसान आ जाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ना है। दरअसल आपकी सोच सत्य पर आधारित है, तो आप किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं और जो आपके लिए अच्छा है वो आप करते हैं। लेकिन हर आदमी इतना मैच्योर नहीं हो पाता, तो ऐसा लगता है कि वो जैसे ही रास्ते में निकलेगा, अब वो गुरु जो है उसको सही रास्ता दिखाए, वो कहाँ मिलेगा? उससे पहले तो अपना एनालिसिस करता रहेगा, ठोकरें सिखाएँगी, वातावरण सिखाएगा, लेकिन उसके गुरु का मिलना और वो भी आज के ज़माने में, कि जो सही बताए कि किस संगत में आपका जीवन कैसे बनेगा, क्या ये सार्थक है? सार्थक है, वो उसको मिलेगा अनमोल वर्ड पे और वो आपके सामने बैठा है। तो मैं इतनी सच्चाई से आपको बोल रहा हूँ, कोई लाग-लपेट ना लगाते हुए और सब दर्शकों को भी बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कोई अड़ामेंट नहीं है, मैं कोई प्रेशर नहीं करता, बात सुनने में क्या जा रहा है? सुन तो सकते हैं, सुन के उसको एनालाइसिस कीजिए, समझिए, देखिए, लेकिन कभी-कभी लोग क्या होते हैं जो मनोरंजन करने वाली चीज़ें होती हैं, उनको देखते हैं, उनमें घुस जाते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं। आप अगर इन चीज़ों को सुनना शुरू करेंगे, इनको देखना शुरू करेंगे, मेरे अलावा भी आज भी बहुत सारे लोग सत्य पे काम कर रहे हैं। ये दुनिया बैलेंस रखती है, अगर बैलेंस नहीं रखे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोग असत्य पे आधारित हैं, जिनको सत्य पसंद ही नहीं आता, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और अपना सिक्का ऊँचा रखने के लिए हमेशा ही अपनी चीज़ को आगे प्रमोट करते हैं और जो चीज़ प्रमोट होगी वो आपकी आँखों के सामने होगी। जो प्रमोट नहीं होगी और जो रियल है, वो आपकी आँखों के पीछे होते हुए भी उन सच्चाई पसंद लोगों को दिख जाएगी। लेकिन क्या सारे लोग सच्चाई पसंद हैं? उनको दिखाने के लिए प्रमोट करना ही पड़ेगा ऐसे सच्चे लोगों को। अब ऐसे सच्चे लोग प्रमोट होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ज़रा-सा भी वो आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर उनको काटने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वाक़ई में किन लोगों से मिलें, तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सत्य के बारे में समझा सकते हैं। समझा नहीं सकते, तो कम से कम नज़दीक ज़रूर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं तो खुद का ही नाम ले सकता हूँ। किसी का नाम लेने पर क्या है, आप उनकी बातों को समझेंगे नहीं और जब आप समझेंगे नहीं, तो फिर आप मेरे ऊपर दोषारोपण करेंगे कि आपने पता नहीं किस व्यक्ति का नाम बता दिया। मैं तो बहुत सारे नाम आपको बता सकता हूँ, इसमें क्या दो राय है। इसी संदर्भ में एक चीज़ देखने को मिलती है कि आदमी ज़्यादातर जिन लोगों के बीच में रहता है, चाहे उसको वातावरण कह लो, संगत कह लो या दोस्ती या जो भी उसको नाम दिया जाए, अपराधी जब अपराध जगत में रहता है तो उसके दिमाग में ये फिट बैठ जाता है कि अपराध ही सबसे बड़ा है। पढ़ाकू पढ़ने वालों में रहता है तो उसको लगता है कि जीवन का यही सार है। धार्मिक लोगों में ऐसा एकदम से दिमाग हो जाता है कि जो कुछ है परमपिता परमेश्वर है और उनका उधर ही लगाव हो जाता है। गेम्स का उधर हो जाता है। माँ-बाप की सेवा में लगने वाले ऐसे-ऐसे होते हैं कि जो उनकी डेथ के बाद में भी उनकी बॉडी को छोड़ना नहीं चाहते। इन सब चीज़ों से एक प्रमाणित होता है कि आदमी जिस वातावरण, जिस संगत में जिसमें रहता है उसको सबसे ऊपर समझता है। तो इस माइंडसेट से वो बाहर कैसे निकले इसके लिए बहुत
पक्के गुरु की ज़रूरत है, जैसे आप सत्य पर आधारित बातें बोलते हैं, यहाँ तक आदमी पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है, बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली चीज़ तो अगर किसी को सही सोर्स मिल गया, अब ये महसूस कैसे हो कि भई सही मिल गया हमको? कोई खिलाड़ी बनने के लिए था, तो क्या खिलाड़ी बनने से उसके मन में शांति आ रही है? कोई टीचर बनना चाह रहा था, कोई क्या बनना चाह रहा था। तो वाक़ई में जो आपने सवाल पूछा है कि जो जिस वातावरण में रहता है, वो तो वैसा ही हो जाता है। अब करे क्या इंसान? तो ये तो देखना पड़ेगा कि कौन-सा व्यक्ति किस वातावरण में है। ये काम गुरुओं का भी हो सकता है। जब व्यक्ति अंदर से एक ही फ्लो में चलता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड काम ही ऐसे करता है कि उसको रिलैक्सिंग मोड में रहना है। जिस तरफ वो चलता जाता है, उसी तरफ वो आगे की तरफ गति करता है। जैसे कि एक घर में पूजा-पाठ शुरू से की जा रही है, हाथ जोड़ रहे हैं या नमाज़ पढ़ी जा रही है या कुछ भी धार्मिक कार्य किया जा रहा है, तो छोटे-छोटे बच्चों में भी वही चीज़ें सामने आने लगती है। फिर बच्चा भी ये सोच लेता है शायद यही परम सत्य है, ऐसा सब कुछ होता होगा। किसी के घर में भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, घूसखोरी करके पैसा लाया हुआ होता है, तो बच्चे भी वैसा ही काम करते हैं। तो इन चीज़ों से निकलना, चाहे आपकी नज़र में सही हो, गलत हो, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इन चीज़ों से निकलने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सहज भाव को अपनाना पड़ेगा और थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ेगी सच्चाई को मानने में, जानने में और उसको रखने में। जब थोड़े से आपके विचार क्रांतिकारी होंगे, आपकी सोच क्रांतिकारी होगी और पटरी से हट के आप सोचना शुरू करेंगे, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी इस विचार में और अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो फिर आपको एक अच्छे और सच्चे गुरु की आवश्यकता है। आपकी बातों से मेरे इतना समझ में आया है कि अगर गुरु नहीं मिलता है, देरी से मिलता है, आप खुद कन्फ्यूज़ हैं, आपको रास्ता नहीं मिलता, तो आपका ये जो आधार है सत्य, जहाँ तक समझ में आता है मेरे कि सत्य को पकड़ के चला जाए तो धीरे-धीरे दिमाग खुलता है और उसको महसूस होने लगता है अंदर से कि क्या सही है और कौन-सी संगत, वातावरण जो भी है वो उसके लिए ठीक है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन चक्कर ये है सर कि पकड़ नहीं पाता इंसान क्योंकि उसका दिमाग तो सांसारिक दुनिया में है। वो किसी गुरु को पकड़े भी तो वो उससे जवाब माँगता है। गुरु का कॉलर पकड़ के हिला देता है कि बता मैं सफल होऊँगा कि नहीं होऊँगा। उसने गुरु भी इसलिए बनाया है कि सांसारिक दुनिया में सफल होने का तरीका शायद यही होगा। जबकि आध्यात्मिक यात्रा अलग है। लोगों के दिमाग में घर कर चुका है कि जब ज़्यादा पैसे होंगे हम सब कुछ कर लेंगे। आप सब कुछ कर लेंगे लेकिन मृत्यु को नहीं टाल सकते। आप सब कुछ कर लेंगे लेकिन बीमारी को नहीं टाल सकते। आप सब कुछ कर लेंगे लेकिन भूख पैदा नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे लेकिन नींद नहीं ला सकते। आप कितनी नींद की दवाएँ खा लें, लेकिन रियल नींद तो रियल होती है। कितना शानदार आपका बेड हो, चाहे सोने का ही बेड हो, आप वैसा नहीं कर सकते। तो गुरुओं को भी फ्रीडम की आवश्यकता है, सामाजिक फ्रीडम उनको मिल नहीं पाती। जब गुरु अपनी निजी लाइफ़ में कुछ भी करता है, मान लीजिए मैं संविधान का पालन ना करते हुए सत्य का पालन करने लगूँ। जनरली लोग इनको एक मान लेते हैं कि किसी देश का कोई संविधान है, तो वही सत्य होगा, जबकि संविधान भी हर देश का अलग-अलग है, उनमें बातें लिखी हुई भी अलग-अलग हैं। तो यदि संविधान का पालन ना करते हुए हम कुछ भी चीज़ सत्य की कसौटी पे उतार के प्रैक्टिकल अपनी लाइफ़ में ले आएँ, तो तुरंत एकदम से हमारे ऊपर तलवार रख दी जाएगी। चाहे वो संविधान की बात ना हो, वो कोई एक मॉरल ड्यूटी हो हमारी कि पेरेंट्स का तो सहयोग करना चाहिए, पेरेंट्स से तो बहुत ऐसे विनम्र भाव से बात करनी चाहिए। अगर गुरु ने ये सिखा दिया या हमने ये सिखा दिया कि पेरेंट्स की उतनी मानो जितनी मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के पीछे ही लगे रहे और वो जो करने को आपको बोल रहे हैं वो करते रहें। तो फिर हमारे ऊपर चोट हो जाएगी कि ये तो कितने गंदे लोग हैं, ये कोई गुरु है क्या? ये तो पेरेंट्स के सामने विपरीत तरह से खड़ा कर देते हैं हमको। तो समझना पड़ेगा वाक़ई में कि हकीकत क्या है और ऐसे गुरुओं को सपोर्ट देना पड़ेगा। जबकि इस देश में दिक्कत ये हुई है कि इस तरह के जो गुरु हैं, वो हमेशा सूली पे चढ़े हैं, उनके फांसियाँ लगी हैं, उनको ज़हर पिलाया गया है, उनको इतना प्रताड़ित किया है ना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक गुंडे बदमाश को, एक ज़ुल्मी को इतना प्रताड़ित नहीं किया जाता, बल्कि उसको बचा भी लिया जाता है और वो अपने तरीकों से बच भी जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो रियल गुरु हैं, चाहे आप मेरे लिए भी सोच लेना, हमारा तो भविष्य ऐसा ही है, हमें तो नोच-नोच के खाएगी दुनिया, ये तो हमको भी दिखता है। लेकिन ये ठीक नहीं है और फिर मरने के बाद फिर लोग उन्हीं को ही सब कुछ मान लेते हैं, उन्हीं की पूजा करने लग जाते हैं। तो लोगों का तो मज़ा ही अलग है साहब। आज किसी को हीरो बनाते हैं, 2 मिनट में उसी को विलेन बना देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसी को वापस हीरो बना देते हैं। देखा आपने? कितनी गहरी बात है। एक साधारण सा शब्द संगत, लेकिन सामने विराट संसार खड़ा रहता है, आप रास्ता नहीं ढूँढ पाते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। कोई बाँह पकड़ के इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। लेकिन अगर आप खुद एनालिसिस करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, तो अनमोल का रास्ता सही है, वो गुरु भी बताते हैं। आप खुद में भी उस पर मनन करके रास्ता पकड़ सकते हैं, वो है सत्य और सत्य तो कड़वा होता है, एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता। अनमोल, एक संगत से आदमी जैसे कच्चा घड़ा होता है उसको बनाया जाता है, संगत उस पर वैसा असर करती है। लेकिन एक और शब्द है स्वार्थ, वो अपने भोग से जुड़ा हुआ रहता है। संगत अच्छा बनाए, सत्य पर आधारित तो सही रास्ते जाता है, लेकिन मानव हाड़ माँस का बना हुआ है। और मैं सामान्य आदमी की बात करता हूँ।
जीनियस लोगों की नहीं, क्योंकि जीनियस बहुत कम होते हैं जो गुरु पद पर रहते हैं। तो आप ये देखो कि स्वार्थ जब उसका होता है तो वो सारी संगत में अच्छा होते हुए भी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो सही या गलत तो उधर जाता है। उसका क्या रास्ता है? देखिए, देने वाला तो सब कुछ दे रहा है। गुरु तो पूरी तरह से बौछार कर रहा है। अपने प्रेम की भी कर रहा है, अपनी सत्यता की भी कर रहा है। ये तो लेने वाले पे डिपेंड करता है। अगर उसका स्वार्थ ही सबसे आगे है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको कहूँ कि स्वार्थ भी सही चीज़ है, लेकिन सत्य के आधार पे होना चाहिए। अगर वो स्वार्थी सिर्फ़ इसलिए है कि उसका जो सांसारिक जीवन है वो फल-फूल जाए, लेकिन अंदर से वो कुढ़ रहा है, परेशान हो रहा है और वो उस बात को जानना ही नहीं चाह रहा कि मैं आखिर इतनी परेशानी में क्यों हूँ? मैं कई जगह घूम के आ गया, मैंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, मैंने मकान बना लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने मज़े-मस्ती सब कर लिए, फिर भी मैं परेशान हूँ। अगर ये चीज़ उसको जाननी है, तो फिर निस्वार्थ होके उसको गुरु के पास जाना चाहिए और निस्वार्थ होके जाना तो चाहिए, लेकिन इसमें अपना आध्यात्मिक स्वार्थ देखना चाहिए। तो स्वार्थ तो अपने अंदर जुड़ना है, स्वार्थ कोई गलत थोड़ी ना है, खुद से जुड़ना ही तो स्वार्थ है। तो उस स्वार्थ को कोई देख रहा नहीं है और ऐसे स्वार्थ को लोग देख रहे हैं जो उनको कचरे में पहुँचाएँगे। तो स्वार्थ कोई बुरी बात नहीं है, स्वार्थी तो बनना ही चाहिए, लेकिन हकीकत वाला स्वार्थ तो पकड़ में नहीं आ रहा। तो गुरु भी उसमें हेल्प करेगा और थोड़ा जानने वालों की भी ज़रूरत है और नहीं जान पाते तो ऐसे ही भटकते रहो, इसमें क्या है, गुरु की क्या दिक्कत है। तो देखा आपने गहरी बात, और गहरी बात में भी और भी गहरी बात। संगत जहाँ अपने रास्ते पर ले जाती है, उस पर स्वार्थ हावी होता है। लेकिन स्वार्थ को भी आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, अनमोल के सत्य पर आधारित स्वार्थ बना के, जो आपको सही रास्ते पर ले जाए। और अनमोल का सत्य कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन आपके काम का है। समाज कुछ भी कहे, सरकार कुछ भी कहे, साम्राज्य कुछ भी कहे, लेकिन मानव जीवन हमेशा से चलता आया है, उसका सुख सत्य पर आधारित है और यही अनमोल का कहना है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न डालकर अनमोल से उसका सत्य पर आधारित उत्तर ले सकते हैं। बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।